उसमें आपको सम टाइम ये होता है कि आपने जो भी कंपनी का नाम रखा, फॉर एग्जांपल आपने कंपनी का कोई नाम रखा तो उसकी हमें अवेलेबिलिटी ऑफ नेम लेना पड़ती है। तो अवेलेबिलिटी नेम के लिए आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्लाई करना पड़ेगा। वो अप्लाई करने के बाद उसमें कुछ 5-10 दिन का टाइम होता है, उसमें पता चल जाता है कि जो नाम आपने दिया है इससे मिलता जुलता नाम ऑलरेडी है या नहीं है। अगर है तो उसमें फिर आपसे दोबारा इनिशियली वो आपसे 5 नामों की प्रपोजल मांगते हैं। तो उन 5 नामों को जब सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद जो उससे मिलता जुलता नाम है तो फिर वो आपको उसमें डिनाई कर देंगे। अगर नहीं है तो वो आपका नाम जो आपने दिया वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, जब नाम एक्सेप्ट हो गया उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आपने जितने भी पार्टनर्स हैं उनके आईडी कार्ड की कापीज प्रोवाइड करनी होती हैं। तमाम जो दो गवाहान की ज़रूरत होती है, उसमें 2 गवाहान के आईडी कार्ड की कापी की आपको ज़रूरत पड़ती है। जो आपका ऑफिस होता है, डेफिनेटली जब आपने कारोबार शुरू करना है तो आपका फैक्ट्री ऑफिस, साइट ऑफिस जिसे कहा जाता है वो अलग होता है, हेड ऑफिस अलग होता है। लेकिन बाद कंपनी में हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस दोनों एक ही जगह पे मौजूद होते हैं, यानी जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है वहीं पे आपका ऑफिस है। तो वो ऑफिस का जो यूटिलिटी बिल है वो आपने देना होता है। तो उसके बाद आपका वो पार्टनरशिप डीड, जो टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने एग्री की, जिसमें आपकी परसेंटेज एग्री हुई, आपके बाकी के जो मामलात हैं, किसने अथॉरिटी आप किस मेन बंदे को दे रहे हैं, वो 30% जो आपने एग्री कर लिया, वो सारी चीज़ें एग्री करने के बाद आपने उनको टर्म्स एंड कंडीशन की शक्ल में लिख लिया, जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो वो 1200 के स्टाम्प पे जो है वो बैंक में उसका एक चालान भरा जाएगा। चालान भरने के बाद उसकी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो चालान निकलेंगे वो चालान हम बैंक में सबमिट करवाएंगे, हमें स्टाम्प जारी हो जाएंगे। उन स्टाम्प के ऊपर हम पार्टनरशिप डीड का प्रिंट लेंगे। पार्टनरशिप डीड का वो प्रिंट प्लस वो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बताई हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन आपके फ़ोटो कापी के 2-2 सेट उसके साथ अटैच हो जाएंगे। और वो सारे का सारा जो है उसकी जो बैंक की नॉमिनल फ़ीस है वो फ़ीस आप बैंक में जमा करवाएंगे और ये हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके जमा करवा देंगे। उसमें नॉर्मली सब रजिस्ट्रार जो है वो तकरीबन कोई 15 से 20 दिन का टाइम लेते हैं। 15 से 20 दिन के अंदर वो कंपनी जो है वो आपका फॉर्म सी इशू कर देते हैं। अच्छा, फॉर्म सी जब इशू हो जाता है तो फॉर्म सी में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जब आपको फॉर्म सी मिल गया तो फॉर्म सी मिलने के बाद हम उसका एनटीएन सर्टिफिकेट गेन करते हैं। हम फौरी तौर पर एफबीआर में अप्लाई करते हैं, हमें उस फर्म का एनटीएन सर्टिफिकेट मिल जाता है। जितने उसके पार्टनर्स होते हैं हर पार्टनर का भी अलग से एनटीएन जारी होता है, लेकिन फर्म का एनटीएन सेपरेट होता है। अच्छा, फर्म का एनटीएन मिलने के बाद फिर हम उसका बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक में हम अप्लाई करते हैं, उसका बैंक अकाउंट ओपन करते हैं ताकि जितनी भी हमारी सेल हो, जो भी उसके डिपॉजिट्स आए वो हमारे अकाउंट में आए और उसकी जो हमारे जो बिज़नेस की है वो एक मेच्योरिटी उस बैंक अकाउंट के थ्रू रोटेट हो। क्योंकि आपको पता है जब भी पार्टनर्स के दरमियान जब कैश बुक या बैंक बुक बनती है तो उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर किया जाता है कि आज हमारा कैश का फ्लो क्या रहा है, बैंक का फ्लो क्या रहा है। तो बैंक के फ्लो के लिए हमारे पास जैसे ही फॉर्म सी आया, फॉर्म सी आने के बाद हमने एनटीएन सर्टिफिकेट लिया और बैंक में अकाउंट ओपन करवा लिया। अच्छा, बैंक में अकाउंट ओपन होने के बाद फिर हम अपना प्रॉपर उसको, अब हमें एक लीगल हैसियत मिल गई, हमारे पास फर्म रजिस्टर्ड होगी। फर्म रजिस्टर्ड होने के बाद तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस जो हम ऑलरेडी हमारे माइंड में थी वो हमने तमाम पार्टनर मिलकर एग्री कर ली। एग्री करने के बाद हमने कारोबार शुरू कर दिया। अब इसमें मुख्तलिफ फाइनेंशियल ईयर हैं। कुछ फर्म्स का जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी टू दिसंबर होता है, यानी जनवरी टू दिसंबर। और कुछ जो फर्म्स हैं वो कह लें कि जुलाई टू जून, ये उनका फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है। तो वो हर फर्म का मुख्तलिफ टाइम फ्रेम है। वो फर्म किस तरह, उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो कौन सा कारोबार कर रहे हैं, उसकी नेचर क्या है, उस नेचर के अकॉर्डिंगली उसका जो फाइनेंशियल ईयर पे आके पूरा हिसाब किताब होता है उस फर्म का, और उसमें प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होता है या फिर लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होता है। तो फर्म रजिस्टर करने के बाद आप देखें उसमें कुछ चीज़ें और भी हैं। मिसाल फर्म रजिस्टर हो गई, अकाउंट खुल गया, एनटीएन सर्टिफिकेट भी आ गया। अब एक कंपनी वो है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रही है ना, तो उसके लिए उसको फिर वी बॉक के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वी बॉक का भी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि वी बॉक लेने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंपनी को लेके चलना चाहते हैं, उसमें चाहे आपका स्टेटस कुछ भी हो, चाहे आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पे काम कर रहे हो, आप पार्टनरशिप के तौर पे काम कर रहे हो, आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म के तौर पे काम कर रहे हो, आप किसी भी स्टेटस पे जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको वी बॉक लेना पड़ता है। उसमें फिर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको जनरल सेल टैक्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है, सेल टैक्स नंबर लेना पड़ता है।
तो ये वीबॉक और सेल टैक्स लेने के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन की फ्लो है, वो भी हम आपसे आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब ये फर्म आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो गई, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही थी, चाहे वो ट्रेडिंग कर रही थी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही थी, तो उसके बाद कंपनीज का होता है कि वो अपने आप को किसी न किसी, मिसाल उन्होंने चैम्बर की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब चैम्बर जैसे जैसे उसके मुख्तलिफ किस्म की वो सर्टिफिकेशन लेती जाएगी, कंपनी की एक वर्थ बनती जाएगी। कुछ कंपनीज उनको फौरी तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस की जरूरत नहीं भी होती, लेकिन वो इन फ्यूचर्स अपनी प्रोडक्ट पे क्योंकि अग्रेसिवली होकर काम कर रहे होते हैं, पार्टनर्स ने पैसा इसलिए लगाया होता है, इन्वेस्टमेंट की इसलिए जाती है कि वो प्रॉफिट गेन करें। तो प्रॉफिट जैसे जैसे उनका स्पीडी बढ़ता है तो वो अपने काम को नेशनल लेवल से फिर उठाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे जाके उनको वीबॉक के लिए काम करना पड़ता है। अच्छा, ये सर्टिफिकेशन और फिर चैम्बर की सर्टिफिकेशंस और फिर उसके अलावा कुछ और ऐसी सर्टिफिकेशन जिस तरह ISO की सर्टिफिकेशन, ISO 9001 2000, हर कंपनी का अपना ISO है। अगर किसी ने अपने इन्वायरमेंट का ISO लेना है, किसी ने अपने नेचर बिजनेस के नेचर को देखते हुए जो ISO की सर्टिफिकेशन लेती है, तो उसमें फिर क्या कंपनी के अंदर एक वर्थ पैदा होनी शुरू हो जाती है। यानी जो काम आपने पैसा लगाने के बाद पार्टनरशिप की जो लीगल हैसियत उसकी बनाई, चाहे आप जनरल ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में थे या पार्टनरशिप एट वेल पे काम कर रहे थे, जनरल ऑर्डिनरी पार्टनरशिप एट वेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, तो वो उसमें आके फिर आपका आगे एक बूम लेवल शुरू हो जाता है। उस बूम में फिर जाके आप क्या करते हैं, वो बिजनेसमैन जिसका पूरा उसका फोकस, उसकी पूरी टेंशन ये होती है कि मेरी इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से ज़ाया ना हो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट इस सोच और इस समझ के साथ लगा रहा है कि उसने प्रॉफिट ही गेन करना है, ठीक है ना। बाकी हालात मुख्तलिफ किस्म के साथ साथ चलते रहते हैं। जिस तरह आजकल आप देखें कि बहुत सारे एक्सपेंसेस की नेचर ऐसी होती है, हमारी इकोनॉमी इतनी अगर स्टेबल नहीं है, मुल्की लेवल पे अगर हालात थोड़ा डिस्टर्ब हैं, तो बिजनेसमैन ऑटोमेटिकली उससे अफेक्ट होगा। अगर बिजनेसमैन की जो प्रोग्रेस है उसका हमारी मुल्की इस्तेहकाम के साथ बहुत ज़्यादा वाबस्ता है। तो बहरहाल इसमें मुख्तलिफ किस्म के टाइम फैक्टर इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमने ये कोशिश करनी है आज की लर्निंग में कि अपना जो भी कारोबार करें उसको एक कानूनी हैसियत दें, ताकि आपका जो कारोबार है जब वो स्टेबल हो, वो अपने बूम की तरफ हो, तो कोई दूसरा बंदा उठ के आपके कारोबार से वो जो आपकी एक गुडविल बननी है, जो बुनियाद आज आपने एक रखी है, वो डेफिनेटली टाइम के साथ साथ आपके उस कारोबार की गुडविल जनरेट होनी है। तो वो गुडविल जब 10 साल बाद आप अपने कारोबार के बूम पे हों तो कोई बंदा उसको डिस्टर्ब ना कर सके, उस गुडविल को खुद ना एंजॉय कर ले। तो वो गुडविल को जो एक लीगल जो पॉइंट मिलना है वो आपकी फर्म रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ने देना है। तो उम्मीद है कि ये आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बहुत शुक्रिया।